पिछले दो वीडियो जो रिसेंटली हमने शेयर किया, उसमें हमने आपसे शेयर किया कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होना है, बिल्डिंग क्या होनी है और इसको किस तरह मेंटेन करना है। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में लीगल डॉक्यूमेंटेशन और जनरल डॉक्यूमेंटेशन ये हमने डिस्कस किया और उम्मीद है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन और फिज़िकल प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिली होगी। आज हम बात करेंगे BSCI M4E के हवाले से कि BSCI M4E के प्रोटोकॉल या किसी भी सोशल ऑडिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस तरह की ट्रेनिंग हमें अपने एम्प्लॉय को देनी है और रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसके अलावा मिनट्स ऑफ मीटिंग्स क्या क्या हमें रिकॉर्ड करके रखना है और कमिटीज़ प्रॉब्लम शूटिंग के लिए कौन कौन से कमिटीज़ हमें एस्टेब्लिश करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले हम कमिटीज़ की बात करें। हेल्थ एंड सेफ्टी का पॉलिसी एंड प्रोसीजर हम डिस्कस कर लिया था। हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर हमने बना लिए। इसके साथ साथ हमें हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड एक कमेटी एस्टेब्लिश करनी होगी जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट होंगे, बिकॉज हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इश्यूज प्रोडक्शन फ्लोर पे या फैक्ट्री में होता है उसमें उससे अवेयर वर्कर्स ज़्यादा होते हैं, तो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट है। और हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज मैनेजमेंट को नोट कराएंगे या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करेंगे ताकि उसका सॉल्यूशन मैनेजमेंट दे सके। तो इसके लिए हमने बताया था कि इलेक्शन के थ्रू हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और उसी रिप्रेजेंटेटिव को हम हेल्थ एंड सेफ्टी का मेंबर नियुक्त करते हैं। इससे रिलेटेड हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो कमेटी हम बनाने जा रहे हैं, किस डेट में बना और इसमें किन किन लोगों का पार्टिसिपेशन रहा, ये क्लियरली मेंशन होने चाहिए और मेंबर्स के सिग्नेचर उसके ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा ग्रीवेंस कमेटी हमें बनाना है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉय और इक्वल नंबर ऑफ मैनेजमेंट मेंबर्स होने चाहिए। आमतौर से कई बार ग्रीवेंस कमेटी हम बना लेते हैं लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स में वेरिएशन आता है और ऑडिटर इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, ऐसा क्यों। तो हमें हमेशा याद रखना है कि किसी भी कमेटी का अगर हम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं तो इसमें इक्वल नंबर दोनों पक्ष का होना चाहिए, वर्कर पक्ष और मैनेजमेंट पक्ष का। ग्रीवेंस कमेटी में मेंबर्स के ड्यूटीज़ क्या होंगे, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे, ये और डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीवेंस कमेटी, ये सब क्लियरली मेंशन होने चाहिए और टाइम टू टाइम इसमें रिवीजन होते रहना चाहिए, रिव्यू होते रहना चाहिए और अपडेट होते रहना चाहिए। इसके अलावा हरासमेंट कमेटी को हैंडल करने के लिए ICC कमेटी एस्टेब्लिश करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें वर्कर, मैनेजमेंट और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। थर्ड पार्टी में आप किसी लॉयर को, किसी ऐसे NGO को इन्वॉल्व कर सकते हैं जो फीमेल प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, उसके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर का मेंबरशिप ICC कमेटी में होना ज़रूरी है। अगर आप किसी NGO या किसी लॉयर को अपने ICC कमेटी में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये आपका वैलिड ICC कमेटी नहीं माना जाएगा। ICC कमेटी फॉर्मुलेशन में भी सेम वही चीज़ें होंगी, मेंबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज होंगी और किस तरह हम ऐसी किसी समस्याओं को रिजॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड
डिटेल्ड जानकारी उसमें मेंशन होगी। वर्कर्स कमेटी हम इस्टेब्लिश करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें वर्कर रिप्रेजेंटेटिव और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव के इक्वल नंबर्स होंगे, और वर्कर्स कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये पूरी तरह से मेंशन होगा। वर्कर्स के ग्रीवेंसेस को किस तरह से वो मैनेजमेंट को नोटिफाई करेंगे और इसका क्या सिस्टम होगा इसको रिजॉल्व करने का, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए कि अगर हमारे किसी एक्टिविटी से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, और इस तरह से हमें ये कमिटीज़ एस्टेब्लिश करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना है, जिसकी ज़रूरत M4E BSAE ऑडिट एंड असेसमेंट में पड़ेगी। ज़रूरी है कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे फैक्ट्री में, उससे रिलेटेड जानकारी हमारे वर्कर को या विजिटर को हो, तो इससे रिलेटेड हम ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करें और उसको अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखें। उसमें सबसे ज़रूरी जो ट्रेनिंग और अवेयरनेस है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। फायर इवैक्यूएशन ड्रिल हम एक डिफाइंड टाइम इंटरवल पे करें। हर 2 महीने के एक्सपायरी के बाद हम फायर इवैक्यूएशन ड्रिल और फायर ट्रेनिंग फिजिकली कराएं, ताकि कर्मचारी और विजिटर अवेयर रहे कि फायर के कंडीशन में हमको क्या करना है, किस तरह इवैक्यूएट करना है, और उस समय फायर फाइटिंग से रिलेटेड क्या एक्टिविटी करनी है। तो इससे रिलेटेड ट्रेनिंग हमें मेंटेन करके रखना है और प्रैक्टिकली ये ट्रेनिंग करनी है। इसकी लीगल रिक्वायरमेंट एज पर फैक्ट्री एक्ट एटलीस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ है, लेकिन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड के हिसाब से हर दूसरे महीने के एक्सपायरी के बाद फायर ट्रेनिंग हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट करेंगे, जिसमें फायर इवैक्यूएशन भी है। हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग हम अपने वर्कर को फ्रिक्वेंट बेसिस पे एटलीस्ट वंस इन अ ईयर इम्पार्ट करेंगे और ट्रेनिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे। उसमें ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या इश्यूज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है और उसको किस तरह रिजॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम उसमें मेंशन करेंगे। PPE इक्विपमेंट के यूज़ पर हम अपने वर्कर को ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे और उनको अवेयर करेंगे कि PPE इक्विपमेंट उनके लिए कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हम मेंटेन करेंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस हम अपने वर्कर को इम्पार्ट करेंगे, ताकि वो हमेशा अपने एनवायरनमेंट को बचाने और प्रिकॉशन लेने में कामयाब रहें। वेस्ट हैंडलिंग हम किस तरह कर रहे हैं अपने फैक्ट्री में, उससे रिलेटेड हम ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे और बताएंगे कि वेस्ट हैंडलिंग, चाहे वो हजार्डस वेस्ट हो या नॉन हजार्डस वेस्ट, उसको किस तरह हैंडल करना है, किस तरह स्टोरेज करना है और किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है। इससे रिलेटेड अवेयरनेस और ट्रेनिंग का रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे। इसके अलावा केमिकल हैंडलिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग हम इम्पार्ट करेंगे। केमिकल का इस्तेमाल के समय क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है, केमिकल कितने टेम्परेचर में रखना है, केमिकल रखने के लिए क्या अरेंजमेंट करना है, केमिकल कंटेनर्स पर लेबलिंग करके रखना है। ये सारी चीज़ें हम केमिकल हैंडलिंग ट्रेनिंग में शेयर करेंगे और इसका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे। वुमेन वर्कर्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो महिला कर्मचारी हमारे फैक्ट्री में काम कर रही हैं, उनको अवेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे कि उनके राइट्स क्या हैं और वो अपने राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकती है। इससे रिलेटेड हम उनको ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम में उनको शामिल करेंगे। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स
से रिलेटेड अवेयरनेस अपने वर्कर्स में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको इम्पार्ट करना है कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और फैक्ट्री में उनके क्या राइट्स हैं, क्या फैसिलिटीज़ वो अवेल कर सकते हैं। इस तरह से उनको ट्रेनिंग और अवेयरनेस इम्पार्ट करना है। डिसिप्लिनरी एक्शन किस तरह हम हैंडल करेंगे, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या है, मिसकंडक्ट और मेजर माइनर मिसकंडक्ट्स क्या हैं, इसके बारे में भी हम ट्रेनिंग अपने वर्कर्स को इम्पार्ट करेंगे और उसका भी रिकॉर्ड हम मेंटेन करके रखेंगे। ट्रेनिंग और अवेयरनेस के अलावा डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स से सभी वर्कर्स को हम अवेयर कराएंगे। इसके अलावा ट्रांसमिटेबल और नॉन ट्रांसमिटेबल डिजीज़ क्या है, इससे किस तरह बच सकते हैं और इसके क्या आउटकम्स हैं, इससे क्या लॉसेस हैं, बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें ट्रांसमिटेबल और नॉन ट्रांसमिटेबल डिजीज़ हेड के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखेंगे। मिनट्स ऑफ मीटिंग की बात करें तो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो मैनेजमेंट के साथ होने वाली है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी हमको मेंटेन करके अपने रिकॉर्ड में रखना है और उनमें से है वर्कर्स कमेटी की मीटिंग, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग, आईसीसी कमेटी की मीटिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग, ग्रीवेंस फॉर नेबर की मीटिंग और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड मीटिंग, ये सारे मीटिंग्स हमें अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करना है। ये BSA M4E से रिलेटेड इन 3 वीडियोस में हमने पूरी तरह से क्लियर किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर अपने फैक्ट्री में आपने ये सारी चीज़ें मेंटेन कर ली हैं तो आपकी फैक्ट्री M4E BSCI के लिए कंप्लीट है और आप एटलीस्ट B ग्रेड अचीव कर सकते हैं जो 2 सालों के लिए वैलिड होगा। नेक्स्ट 2 इयर्स में री ऑडिट आपको कराना है। इन केस कुछ ऐसे फाइंडिंग्स जो मेजर नॉन कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोई ऐसे इशूज मिल गए जो सीवियर नेचर के हैं या पेमेंट ऑफ वेजेस से रिलेटेड कोई इशूज मिल गए, जैसे आपने टाइम से ESI प्रोविडेंट फंड का कंप्लायंस नहीं किया या वेजेस जो आपने डिफाइन किया था वो वेजेस आपने पेड नहीं किए या कोई वेरिएशन है आपके सैलरी शीट में या OT के डिस्क्रिपेंसीज मिल गए जो आपने पे नहीं किया, तो ये मेजर नॉन कंप्लायंस है और हमें इससे बचना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन ये होता है कि अगर कोई मेजर कंप्लायंस आपके फैक्ट्री में मिल गया तो फॉलोअप ऑडिट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फैक्ट्री ऑडिट फेल हो गई। अब आपको फॉलोअप ऑडिट अपने फैक्ट्री में कराना है एक सर्टेन टाइम के बाद। वो 3 पेमेंट के बाद फॉलोअप ऑडिट शेड्यूल होता है और उन एंसेस को आप उस फॉलोअप ऑडिट में क्लोज करके और आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और आपको ऑडिट के बाद कैपर इशू किया जाएगा, फिर आपको फाइनल रिपोर्ट इशू किया जाएगा और फाइनल रिपोर्ट आपके BSA प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसको आपके सभी क्लाइंट या ग्लोबली जो भी प्लेटफॉर्म पे मेंबर है वो उसको देख सकते हैं और आपका ऑर्गेनाइजेशन एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पूरी दुनिया में हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम CTPAT से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, फिर हम गॉड्स और रैप से रिलेटेड बातें करेंगे और इस तरह से ऑलमोस्ट ऑडिट्स हम उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लगातार आपसे हम वीडियो शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।